नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ वो पॉइंटर्स डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली आपका ऊप्स का कंसेप्ट है C++ में। इससे पहले जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं आपको, चाहे वो लूप्स हो गए, कंट्रोल स्टेटमेंट होगी या डिसीजन स्टेटमेंट होगी या फंक्शंस हो गए या अरेज हो गए या स्ट्रक्चर और यूनियन हो गए आपके, तो ये सारे क्या है सी लैंग्वेज के टॉपिक हैं। सी लैंग्वेज के टॉपिक है और ये हूबहू सारे के सारे C++ में यूज हो जाते हैं। अब C++ का जो मेन पर्पस था वो यही पर्पस था कि आपका अगर लाइन ऑफ कोड लैग्स में रन करता है तो उस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस इजीली कर पाए, तभी ये ऊप्स का कंसेप्ट बनाया गया। ऊप्स में 3 कंसेप्ट आते हैं। 3 कंसेप्ट कौन से आते हैं? एनकैप्सुलेशन आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है और इनहेरिटेंस आता है। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया जब मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग बताया था। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था वन इंटरफेस एंड डिफरेंट एक्शन। एक इंटरफेस होना चाहिए लेकिन आपके एक्शन डिफरेंट होते हैं आपके। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने आपको बताया था, आई होप आपको पता होगा। अब एनकैप्सुलेशन, अब जो कंसेप्ट शुरू करना है वो एनकैप्सुलेशन शुरू करना है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस into a single unit is known as encapsulation and that single unit is known as class। यानी encapsulation ये कहती है कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि हम डाटा मेंबर्स कहते हैं और जो फंक्शन होते हैं वो सी लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल की कलेक्शन आती है। स्ट्रक्चर के अंदर आप फंक्शन बनाना चाहो तो आप सी लैंग्वेज में फंक्शन नहीं बना सकते। लेकिन ऊप्स का कंसेप्ट में एनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं और जो आपके फंक्शंस हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में लेके चलो आप, और उस सिंगल यूनिट को क्या नाम दे दिया उन्होंने? क्लास नाम दे दिया। सो बेसिकली क्लास क्या होती है? collection of different type of variable and functions। आपकी क्लास क्या होती है? डिफरेंट टाइप की वेरिएबल की कलेक्शन और फंक्शंस की कलेक्शन होती है आपकी। क्लास का जो कंसेप्ट है आपका वो बेसिकली स्ट्रक्चर से ही इंप्लीमेंट किया गया है। स्ट्रक्चर्स में आपको पता ही है वेरिएबल्स की कलेक्शन होती है, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल की कलेक्शन होती है। तो C++ ने क्या किया? स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके क्लास कीवर्ड बना दिया और क्लास के अंदर वेरिएबल्स आ सकते हैं, डिक्लेरेशन आ सकती है वेरिएबल्स की, डिफरेंट टाइप की वेरिएबल की डिक्लेरेशन आ सकती है, और फंक्शन भी अगर आप क्लास के अंदर बनाना चाहो तो बना सकते हो। आप कहेंगे डाटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स को तो समझ आता है कि स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं आपके, लेकिन फंक्शंस का काम क्या होता है? फंक्शंस क्या करते हैं? जो डाटा मेंबर्स आपने डिक्लेयर किए हैं, जो वेरिएबल्स आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर किए, उनके ऊपर अगर आपने डाटा मैनिपुलेशंस करनी है तो वो इन फंक्शन से ही होगी जो क्लास के अंदर आपने बनाए हैं। यानी सी जो लैंग्वेज है वो डाटा मेंबर और फंक्शंस को अलग अलग लेके चलती है, लेकिन C++ क्या कहती है? वेरिएबल्स को और फंक्शंस को इकट्ठा लेके चलिए और उसको क्लास में आप अपना बना के चलिए। सो क्लास क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस। क्लास बनती कैसे है? क्लास कीवर्ड से बनती है। क्लास बनाते हैं, क्लास कीवर्ड यूज करना है, स्पेस करके डिस्टेंस, मैंने क्लास का नाम रखा, जैसे आप स्ट्रक्चर का नाम रखते हैं वैसे क्लास का नाम रखना पड़ेगा। फिर ये स्टार्ट ब्रैकेट है क्लास का और ये एंड ब्रैकेट है। इस स्टार्ट और एंड ब्रैकेट में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए मैंने
फीट इंटीजर टाइप का है, इंचेस फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और ये मैंने प्राइवेट कीवर्ड मेंशन किया हुआ है। अभी प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ये आपको समझाऊंगा। फिर पब्लिक के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया सेट डाटा, इसके दो पैरामीटर है, इंटीजर टाइप का और फ्लोट टाइप का। जो एफ और आई में वैल्यू आएंगी वो फीट और इंचेस को असाइन हो जाएंगी, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। सेट डाटा क्या कर रहा है, इन फीट और इंचेस जो क्लास के अंदर आपने डिक्लेयर किए हैं इनकी वैल्यूज को प्रोवाइड करना, असाइन करना। फिर इनपुट फंक्शन है वॉइड इनपुट एम्प्टी ब्रैकेट्स, ये क्या कर रहा है, सी इन फीट सी इन इंचेस, फीट और इंचेस की वैल्यूज को इनपुट करा रहा है ये। फिर वॉइड शो क्या कर रहा है, फीट और इंचेस की वैल्यूज को सी आउट करा रहा है। तो मैंने इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और तीन फंक्शन बनाए हैं, सेट डाटा, इनपुट और शो, और दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, फीट और इंचेस, इंटीजर और फ्लोट टाइप के। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको हम जनरली प्राइवेट करके चलते हैं, प्राइवेट कीवर्ड से हम उनको प्राइवेट करके चलते हैं, और पब्लिक जो मेंबर होते हैं उनको हम डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करेंगे मेन के अंदर। जो मेंबर प्राइवेट होगा वो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक मेंबर ही डॉट ऑपरेटर से क्या होंगे, एक्सेस होंगे आउटसाइड द क्लास। मेन के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर आपने बनाया तो आपके सिर्फ पब्लिक मेंबर्स ही क्या होंगे, डॉट ऑपरेटर से एक्सेस होंगे, प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं होंगे। अगर ये मैं प्राइवेट कीवर्ड हटा दूंगा तब भी ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि फीट और इंचेस क्या होंगे, प्राइवेट ही होंगे। बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स इन ए क्लास आर प्राइवेट, whereas in स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स आर पब्लिक। तो ये एक मेजर डिफरेंस है स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर, कि बाय डिफॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं क्लास के अंदर प्राइवेट होते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये आपको इसमें क्या हो रहा है, आपका डिस्टेंस क्लास बनाइए, डिस्टेंस को मेजर करने की क्लास है। तो मैं फीट और इंचेस में मैं मेजर कर रहा हूँ, सेट डाटा असाइन कर रहा है, इनपुट कीबोर्ड से इनपुट कराएगा डाटा फीट और इंचेस की, और शो क्या करेगा, सी आउट करेगा फीट और इंचेस को। अब मेन के अंदर क्या किया मैंने, अब ये क्लास तो बन गई, लेकिन इस क्लास को यूज कैसे करना है। जैसे आप स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स बनाते हो, ऐसे क्लास टाइप के क्या करोगे आप, वेरिएबल बनाओगे आप। सो मैंने डिस्टेंस क्लास का नाम यूज किया और D1 और D2 दो वेरिएबल्स बना दिए डिस्टेंस क्लास टाइप के। तो D1 में क्या होगा, फीट और इंचेस बन जाएंगे, ऐसे D2 में भी क्या होगा, फीट और इंचेस बन जाएंगे। ये आपको पता ही है, स्ट्रक्चर्स में भी ऐसे ही होता है और क्लासेस में भी ऐसे ही होगा आपका। सो ये फीट D1 में जो फीट इंचेस बने हैं या D2 में जो फीट इंचेस बने हैं, अब उनकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है आपने, क्योंकि D1 में फीट इंचेस तो बन गए हैं लेकिन हम डॉट ऑपरेटर से में इनके अंदर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो D1 से हम क्या एक्सेस नहीं कर सकते, जो मेंबर्स प्राइवेट होते हैं हम डॉट ऑपरेटर से उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो D1 के जो फीट और इंचेस हैं, मैंने उनमें फीट में 2 और इंचेस में 11 असाइन करना है, प्रोवाइड करना है। तो मैंने D1.setData फंक्शन कॉल करा। कैसे कॉल करा, सेट डाटा डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए। सो D1 से मैंने सेट डाटा कॉल करा और 2 और 11 पास कर दिया। जो पब्लिक मेंबर होते हैं वो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस हो जाएंगे, जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस नहीं होंगे। फिर मैंने D2 डॉट इनपुट करा, D1 के लिए तो मैंने यही असाइन कर दी वैल्यूज, और इनपुट आपका D2 के लिए कॉल हो रहा है और उसके बाद D1 D2 को शो कर रहे हैं। जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा
तो सेट डाटा कॉल होगा 2F में आ जाएगा और I में 11 आ जाएगा और फीट और इंचेस में 2 और 11 आ जाएगा। अब ये फीट इंचेस किस वेरिएबल के होंगे, क्योंकि सेट डाटा D1 के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल हो रहा है, तो ये फीट और इंचेस किसके होंगे, प्राइवेट मेंबर्स D1 के होंगे। आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि डॉट ऑपरेटर से जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो उस फंक्शन के अंदर प्राइवेट मेंबर्स या डाटा मेंबर्स लिखे हैं वो किसके होंगे, वो उसी ऑब्जेक्ट के होंगे जिसके थ्रू आपने डॉट ऑपरेटर के थ्रू आपने कॉल किया है। सो D1 से मैंने सेट डाटा कॉल करा और 2 और 11 D1 के फीट इंचेस में आ गया। D2 से मैंने इनपुट कॉल करा, ये इनपुट कॉल करा, ये फीट और इंचेस इसके होंगे D2 के होंगे क्योंकि D2 के लिए इनपुट कॉल हो रहा है। फिर मैंने D1 डॉट शो कॉल करा, शो क्या करेगा, फीट और इंचेस की वैल्यू सी आउट कर देगा। किसकी सी आउट करेगा, पहले D1 के साथ कॉल हुआ है तो D1 के फीट इंचेस सी आउट हो जाएंगे। फिर D2 डॉट शो क्या करेगा, D2 के फीट इंचेस क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो क्लास क्या होती है, जस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस बोथ। सी लैंग्वेज मैंने आपको बताया इससे पहले कि सी में डाटा मेंबर्स और फंक्शंस सेपरेट एंटिटी होती है, लेकिन C++ में क्लास क्या होती है, दोनों में क्लास के अंदर दोनों चीजें वेरिएबल्स प्लस फंक्शन दोनों बना रखे होते हैं आपने। वेरिएबल को हम जनरली जो डाटा मेंबर्स है या वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किए क्लास के अंदर उनको हम जनरली प्राइवेट बनाते हैं और फंक्शंस को क्या करते हैं, पब्लिक बनाते हैं। फंक्शन को अगर प्राइवेट कर देंगे तो इस क्लास का बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फंक्शन कुछ ना कुछ हमें पब्लिक में फंक्शन चाहिए ताकि हम उनकी डाटा जो प्राइवेट मेंबर्स क्रिएट होंगे उनकी डाटा मैनिपुलेशन कर सके। D1 और D2 इस क्लास टाइप के वेरिएबल्स वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इनको हम वेरिएबल नहीं कहते, D1 और D2 को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स। सो डिस्टेंस क्लास के मैंने दो ऑब्जेक्ट बना दिए, D1 और D2। D1 और D2 क्या बना दिए मैंने, दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए डिस्टेंस क्लास टाइप के। तो आगे से जब भी आप क्लास टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो हम उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में समझाया था कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल या एक मीडियम है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का सी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन वो मीडियम C++ में कौन सा है आपका, क्लास। Class is a medium through which we can represent real world objects whether living or non-living in the programming C++ language। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि ये क्लास क्या होती है, प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं, पब्लिक मेंबर्स क्या होते हैं। क्लास के एंड ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन आना जरूरी है। जैसे स्ट्रक्चर में सेमीकोलन आता है ऐसे क्लास के एंड ब्रैकेट के बाद भी सेमीकोलन आएगा। आइए अब देखते हैं स्टैटिक मेंबर्स इन ए क्लास। स्टैटिक कीवर्ड का एक रोल क्लासेस के अंदर भी आता है। तो स्टैटिक मेंबर क्या होते हैं, वेरिएबल्स अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं या फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं क्लास के अंदर तो कैसे बिहेव करेगा स्टैटिक मेंबर, आइए वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, स्टैटिक मेंबर देखने से पहले एक टॉपिक आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, वो टॉपिक है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, आपको मैंने इससे पहले एक टॉपिक करवाया था स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको ये बताया था कि स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे होते हैं।
तो उसमें मैंने आपको करली ब्रैकेट का सिंटेक्स बताया था, क्योंकि जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को डाटा प्रोवाइड करने के 3 मेथड होते हैं। आप या तो उस वेरिएबल की डिक्लेरेशन टाइम पे ही उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, या एक बार एक लाइन में डिक्लेयर कर दिया नेक्स्ट लाइन में उसको डाटा असाइन कर सकते हो, या फिर उसके लिए डाटा इनपुट करा सकते हो, सी इन करा सकते हो स्टैंडर्ड कीबोर्ड से। आपका जो इनपुट डिवाइस है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, उससे इनपुट करा सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि क्लासेस के अंदर हम वेरिएबल्स डाटा मेंबर्स को या वेरिएबल डाटा मेंबर जो होते हैं आपके जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं उनको हम प्राइवेट कर देते हैं। तो क्या हम जब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो क्या उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऐसे क्या उनको असाइनमेंट कर सकते हैं या इनको इनपुट कर सकते हैं? तो असाइनमेंट का मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल करके बताया आपको, असाइनमेंट वाला सेट डाटा फंक्शन बताया था आपको। तो जब भी आपको अपने क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज करने हैं तो कैसे करने हैं, आप कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। सो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं आपके? कंस्ट्रक्टर्स आर फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस ही होते हैं आपके। कंस्ट्रक्टर आर फंक्शंस which are used to initialize the private member of an object of a class। कंस्ट्रक्टर आपके प्राइवेट मेंबर्स जो आपने क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स प्राइवेट डिक्लेयर कर दिए उनको इनिशियलाइज करने में आपकी हेल्प करता है जब आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जब आप बनाते हैं तो कैसे पता लगता है आपको ये कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या 3 प्रॉपर्टीज होती हैं? कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज योर क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो सेम होगा जो आपका क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर सेकंड प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है आपका। और कंस्ट्रक्टर थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, they need not to be called explicitly, they are called automatically when an object of a class is declared। जब आप एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है आपका। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है। क्या 3 प्रॉपर्टी है कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है जो क्लास का नाम है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, हमें उनको स्पेशली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम फंक्शंस के साथ कॉल करते हैं, डॉट ऑपरेटर लगाते हैं और फिर फंक्शन को कॉल करते हैं, ऐसे आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत नहीं है डॉट ऑपरेटर के थ्रू। वो अपने आप ही कॉल हो जाएंगे जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। तो ये क्लास देखते हैं पहले। क्लास में मैंने क्या किया है, डिस्टेंस क्लास बनाई है। फीट इंचेस मैंने प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर किए हैं। फीट मेरा इंटीजर है, इंचेस मेरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। पब्लिक मेंबर में फर्स्ट मैंने क्या बनाया है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, क्योंकि इसका जो नाम है और क्लास का जो नाम है सेम है। डिस्टेंस यहां पर है, डिस्टेंस यहां पर है, तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। ये विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है और इसके ये क्या कर रहा है, फीट और इंचेस को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। यानी विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आपके प्राइवेट मेंबर को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। फिर एक कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट देखते हैं, एक कंस्ट्रक्टर और बनाया, इसका भी जो नाम है जो क्लास का नाम है वो बिल्कुल सेम है, और लेकिन इसमें क्या है, 2 पैरामीटर्स हैं। f और i क्या है, 2 पैरामीटर्स हैं। f और i में जो आएगा वो फीट और इंचेस को असाइन हो जाएगा। फीट और इंचेस प्राइवेट मेंबर होंगे आपके, उनको f और i क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो ये जो दो बनाए हैं मैंने, ये क्या है, आपके कंस्ट्रक्टर है। जो पहला कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, इसको कह देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर को क्या कह देते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह देते हैं। इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कह देते हैं, क्योंकि ये क्लास के लिए ऑटोमेटिकली बन जाता है अगर हम क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। इससे पिछले एग्जाम्पल में मैंने जब आपको क्लास के एग्जाम्पल करवाया था तो उसमें मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था।
तो ये डिफॉल्ट विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर आपका कंपाइलर ने जब आपका मशीन ऑब्जेक्ट कोड लिखा तो उसके अंदर राइट कर दिया, क्योंकि आपका जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है। रूल ये है आपका, क्या रूल है आपका, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। अगर आपने क्लास के अंदर नहीं बनाया है तो ये विदाउट पैरामीटर वाला आपका कंस्ट्रक्टर आपका कंपाइलर आपकी क्लास के लिए बना देता है, राइट कर देता है। अगर आप ये सोचे हैं कि पैरामीटर वाला हम ये बना देते हैं और डिफॉल्ट कंपाइलर बना देगा, तो ऐसा नहीं है आपका। आपको अगर पैरामीटर वाला बना दिया है तो डिफॉल्ट भी क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं अगर नेक्स्ट मेंबर्स। नेक्स्ट आपका इनपुट फंक्शन है। इनपुट क्या कर रहा है, सी इन फीट, सी इन इंचेस कर रहा है। फीट और इंचेस की वैल्यूज को इनपुट करा रहा है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से आपका इनपुट करा रहा है। शो क्या कर रहा है, सी आउट कर रहा है। फीट और इंचेस की वैल्यूज को सी आउट कर रहा है। ये आपको अभी बताऊंगा क्या होता है। फिर एक सेट डाटा है। सेट डाटा क्या कर रहा है, एफ और आई आपके पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है फंक्शन, और एफ और आई में जो आएगा वो फीट इंचेस में असाइन हो जाएगा। अब ये क्या बना रखा मैंने, इसका जो नाम है वो सेम है जो क्लास का नाम है, और इसके आगे एक टिल्ड सिंबल वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी मैंने मेंशन कर रखा है। ये क्या है आपका, डिस्ट्रक्टर है। ये क्या है आपका, डिस्ट्रक्टर है। ये क्या है आपका, डिस्ट्रक्टर है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब आपका एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो आपका क्या कॉल होता है, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर आपके वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, डिस्ट्रक्टर आपके वेरिएबल को डी इनिशियलाइज करना है। अगर आपने वेरिएबल्स को, तो डी इनिशियलाइज करने का काम कहां लिखेंगे आप, डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे। इसकी पहचान इस टिल्ड सिंबल से ही होती है और इसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है। ये कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर बना दिए तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है, लेकिन डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है आपकी। डिस्ट्रक्टर क्लास के अंदर एक ही बनता है विदाउट पैरामीटर वाला। अब इस एग्जांपल में मैंने कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, डिस्ट्रक्टर भी बनाए हैं, और तीन फंक्शन बनाए हैं। इनपुट फंक्शन बनाया है जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से इनपुट कराएगा डाटा फीड इंचेस का, और एक सेट डाटा फंक्शन बनाया है जो आपके पैरामीटर एफ और आई में वैल्यूज आएंगी तो फीट और इंचेस को एफ और आई से इनिशियलाइज करेगा, और शो फंक्शन क्या करेगा, सी आउट करेगा। अब डिस्टेंस मेन के अंदर मैंने क्या किया है, D1 एक ऑब्जेक्ट बनाया है, D2 एक ऑब्जेक्ट बनाया है, D3 एक ऑब्जेक्ट बनाया है। जो D1 है और D3 है, D1 है और जो D3 है, इनके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कॉल होगा, क्योंकि D1 D3 के लिए मैंने कुछ पैरामीटर तो स्पेसिफाई नहीं कर रखे हैं, तो D1 और D3 के लिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और आपके फीट इंचेस को क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, 0 मिल जाएंगी। आपकी फीट इंचेस को क्या वैल्यू मिल जाएंगी, आपकी 0 मिल जाएंगी। नहीं, पहले D1 के लिए डिफॉल्ट कॉल होगा और D1 के फीट इंचेस में क्या चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा। ऐसे D2 के लिए फिर पैरामीटर वाला कॉल होगा, क्योंकि पैरामीटर ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिए हैं, तो 2 आपका F में चला जाएगा, 10 आपका I में चला जाएगा, और F और I की वैल्यू फीट इंचेस की होंगी, और ये फीट और इंचेस किसके होंगे, जिसके लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। किसके लिए कॉल हो रहा है, आपका D2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो ये D2 के फीट इंचेस में क्या आ जाएगा, 2 और 10 आ जाएगा। फिर D3 ऑब्जेक्ट बनेगा, D3 में कोई पैरामीटर नहीं है तो डिफॉल्ट कॉल होगा, और D3 के फीट इंचेस में क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि D1 और D3 में वैल्यू 0 0 गई है फीट इंचेस की। अब मैं ये चाहता हूं कि D3 की वैल्यू मैं असाइन करना चाहता हूं, तो D3.set डाटा कॉल कर लिया मैंने, ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया D3 के लिए डॉट ऑपरेटर के थ्रू, और 3,10 पास कर दिया। 3 आपका F में, 10 आपका I में, और F और I फीट इंचेस में। ये फीट इंचेस किसके होंगे, जिसके थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ है, किसके थ्रू कॉल हुआ है, D3 के लिए कॉल हुआ है, तो ये फीट इंचेस किसके होंगे, D3 के होंगे। तो D3 के फीट इंचेस में क्या आ जाएगा, 3 और
10 आ जाएगा आपका, क्योंकि D1 अभी आपका D1 के लिए कुछ डाटा हमने प्रोवाइड नहीं करा है, तो D1 के लिए मैंने इनपुट फंक्शन कॉल कर लिया है। तो D1 के लिए इनपुट कॉल करा, तो इनपुट क्या करेगा, C इन फीट और C इन इंचेस कराएगा, कीबोर्ड से एंटर कराएगा। तो D1 जो भी, सपोज मैंने यहाँ पे 6 और 10 एंटर कर दिया, तो आपका ये फीट और इंचेस इसके होंगे D1 के होंगे, क्योंकि D1 के थ्रू इनपुट फंक्शन कॉल हो रहा है। तो D1 के फीट और इंचेस में क्या आ जाएगा, 6 और 10 आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि एक ऑब्जेक्ट को या तो हम डाटा जब प्रोवाइड करते हैं इनिशियलाइज कर सकते हैं, या असाइन कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। D2 के लिए मैंने इनिशियलाइज करा, D3 के लिए मैंने असाइनमेंट करा, और D1 के लिए मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से डाटा इनपुट करा। यानी मैंने आपको तीनों मेथड बताए हैं इस एग्जांपल में। D2 को इनिशियलाइज करा, डिक्लेरेशन टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड कर दी, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। D3 के लिए मैंने डाटा फंक्शन कॉल करा, ये असाइनमेंट का कंसेप्ट माना जाता है, इसको कहते हैं असाइनमेंट का कंसेप्ट कहते हैं। और D1 डॉट इनपुट फंक्शन कॉल करा, वो C इन फीट और C इन इंचेस करा रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड से इनपुट माना जाएगा आपका। क्योंकि D1, D2 और D3 के लिए डाटा इनपुट हो चुका है, तो आगे तो मैंने D1, D2, D3 के लिए शो फंक्शन कॉल करा है। शो फंक्शन क्या करेगा, तीनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को सी आउट कर देगा। तो इस एग्जांपल का कराने का मकसद यही था आपका कि आपको कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं ये बताया जाए, डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं ये बताया जाए, और आपको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करना है, असाइन कैसे करना है डाटा, और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से डाटा कैसे प्रोवाइड करना है, ये इस एग्जांपल का मकसद था। कंस्ट्रक्टर की सीक्वेंस में चले, पहले D1 के लिए चला डिफॉल्ट, D2 के लिए पैरामीटराइज वाला कॉल हुआ, फिर D3 के लिए पहले D1 क्रिएट हुआ, फिर D2 क्रिएट हुआ, फिर D3 क्रिएट हुआ। लेकिन डिस्ट्रक्टर किसके लिए चलेगा, सबसे पहले D3 के लिए चलेगा, फिर D2 के लिए चलेगा, फिर D1। जिस सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं उसके रिवर्स सीक्वेंस में ही ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। और जब D3, D2, D1 डिस्ट्रॉय होंगे, यानी जब ये प्रोग्राम फिनिश करेगा, तो ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और आपका डिस्ट्रक्टर मैसेज 3 बारी डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू डी इनिशियलाइज द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। आइए अब देखते हैं स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं स्टैटिक मेंबर्स इन ए क्लास। स्टैटिक मेंबर चाहे आप वेरिएबल को बनाओ या एक फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन बनाओ, तो क्या होते हैं स्टैटिक मेंबर। क्लास बनाई मैंने काउंट नाम की, इसमें 2 प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर किए, इंट आईडी एक इंटीजर वेरिएबल है और टोटल भी इंटीजर वेरिएबल है, लेकिन साथ में क्या है, कीवर्ड लगा दिए स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या होता है आपका, टोटल मेंबर, आप टोटल जो वेरिएबल है वो क्या बनेगा, स्टैटिक बनेगा आपका। फिर मैंने पब्लिक सेक्शन के अंदर फर्स्ट क्या बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कैसे पता लगा मुझे कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम क्या है, सेम है, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। ये क्या कर रहा है, टोटल की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और आईडी में टोटल असाइन कर देगा। जो आईडी की जो टोटल की वैल्यू होती जा रही है वही आईडी को क्या करता जा रहा है, तो असाइन करता जा रहा है आपका ये कंस्ट्रक्टर। शो टोटल आपका स्टैटिक फंक्शन है, रिटर्न टाइप वॉइड है और पैरामीटर इसके कोई नहीं है। ये क्या कर रहा है, टोटल ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल की वैल्यू क्या कर रहा है, ये सी आउट कर रहा है। फिर एक ऑब्जेक्ट आईडी मैंने बनाया फंक्शन, रिटर्न टाइप वर्ड है और कोई पैरामीटर नहीं है, और ऑब्जेक्ट आईडी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी आउट हो जाएगी आपकी। ये क्या है, डिस्ट्रक्टर है।
डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, टोटल को डिक्रीज कर रहा है, और डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट आईडी, जो भी ऑब्जेक्ट आईडी डिस्ट्रॉय होगी वो आईडी प्रिंट करेगा आपका। जब आप स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो क्लास के बाहर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक बारी रीडिफाइन करना पड़ेगा। कैसे रीडिफाइन करना है, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और टोटल वेरिएबल का नाम, और उसका क्लास के नेम से पहले डाटा टाइप क्या है आपका, वो डाटा टाइप मेंशन करना जरूरी है। तो ये डिक्लेरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये डिक्लेरेशन नहीं करी तो आपका कंपाइलेशन एरर आएगा आपका। स्टैटिक अंदर डिक्लेयर हुआ, डिफाइन नहीं हुआ। डिफाइन का हुआ है वो क्लास के बाहर डिफाइन होता है आपका। मेन के अंदर मैंने काउंट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, C1, C2, C3, और इन तीनों ऑब्जेक्ट से मैंने ऑब्जेक्ट आईडी चेक करके देखी है कि आपकी क्या ऑब्जेक्ट आईडी मिली है, C1 को, C2 को और C3 को। शो टोटल फंक्शन कॉल करा है, स्टैटिक फंक्शन को ऐसे कॉल करा है मैंने, क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जब भी आप स्टैटिक मेंबर को कॉल करते हैं क्लास के बाहर तो क्लास का नाम आएगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा। डॉट ऑपरेटर से आपका शो टोटल फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि जो स्टैटिक मेंबर होता है, मैंने इस प्रोग्राम के अंदर 3 ऑब्जेक्ट बनाए, C1, C2, C3, 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो आईडी जो नॉन स्टैटिक मेंबर है वो तो सेपरेटली तीनों में क्रिएट होगा, यानी आईडी C1 में भी बनेगा, आईडी C2 में भी बनेगा और आईडी C3 में भी बनेगा। लेकिन टोटल फंक्शन क्या, टोटल आपका जो वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है आपका, जो टोटल स्टैटिक वेरिएबल है वो बार बार हर ऑब्जेक्ट में क्रिएट नहीं होगा, वो एक ही बार क्रिएट होगा, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन क्रिएट होगा आपका। यानी कहने का मतलब ये C1, C2, C3 में आईडी तो अलग अलग बनेगा, लेकिन टोटल क्या होगा, कॉमन एक ही बार बनेगा सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। चाहे आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे 100 ऑब्जेक्ट बनाओ, टोटल वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट्स में बार बार क्रिएट नहीं होगा आपका। टोटल वेरिएबल कॉमन बनेगा सभी ऑब्जेक्ट के लिए। जब भी आपको ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो आप वेरिएबल को क्या बना देते हैं, स्टैटिक बना देते हैं। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रोग्राम क्या कर रहा है, जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे तो उसके आईडी को एक यूनिक नंबर मिलता जाएगा, और टोटल क्या करेगा, टोटल काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बन चुके हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, वो काउंट मेंटेन करेगा आपका टोटल। तो पहले C1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, C1 क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, टोटल की इनिशियल वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी आपकी, 0 होगी, जबकि आईडी में क्या होगा, गार्बेज डाटा होगा आपका। तो टोटल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू मैंने आपको स्टोरेज क्लासेस में बताया था 0 होती है, यहाँ पे भी क्या होगी आपकी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी, 0 से इनिशियलाइज होगा ऑटोमेटिकली। जब C1 ऑब्जेक्ट बना तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, टोटल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी होगी, 0 से 1, और आईडी को टोटल मिल गया यानी 1 मिल गया, और ये आईडी किसका होगा, C1 का होगा, क्योंकि C1 के लिए क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है आपका। तो इसके आईडी को वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। फिर C2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, ये कंस्ट्रक्टर फिर कॉल हुआ, टोटल की वैल्यू इंक्रीज करके 1 से कितनी होगी, 2, और आईडी को वैल्यू क्या मिल गई, 2, और ये आईडी किसका होगा, C2 का होगा। ऐसे फिर C3 ऑब्जेक्ट बनेगा, टोटल की वैल्यू इंक्रीज करके 2 से कितनी हो जाएगी, 3, और टोटल में जो 3 आया वो आईडी को मिलेगा, और ये आईडी किसका है, C3 का है आपका। तो आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाइए, सभी के लिए क्या होगा, आपका यूनिक आईडी बनती जाएगी, और टोटल आपका टोटल काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेंटेन करेगा, कितने ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर कर दिए हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर। जहां आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे वहां पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, टोटल का इंक्रीमेंट होगा, और आईडी को वो यूनिक आईडी मिल जाएगी आपकी। फिर मैंने C1 डॉट ऑब्जेक्ट आईडी फंक्शन कॉल करा है, ये ऑब्जेक्ट आईडी कॉल करेगा और आईडी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। कौन सा आईडी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, C1 के साथ कॉल हुआ है तो C1 की वैल्यू C आउट करेगा, 1 डिस्प्ले करेगा।
फिर C2 के लिए 2 डिस्प्ले करेगा, C3 के लिए 3 डिस्प्ले करेगा। और आपने शो टोटल फंक्शन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करा और ये टोटल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। टोटल वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी? 3 हो चुकी है। तो टोटल काउंट ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स बता देगा कि आपने 3 बनाए हैं। जब ये प्रोग्राम फिनिश करेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन सा डिस्ट्रॉय होगा? जो लास्ट में क्रिएट होगा वो पहले डिस्ट्रॉय होगा, C3 पहले डिस्ट्रॉय होगा। तो डिस्ट्रॉय होगा तो ये डिस्ट्रक्टर चलेगा और टोटल की वैल्यू को डिक्रीज करेगा और बता देगा डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू आईडी, डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू आईडी। तो ये किसका होगा? पहले C3 का। 3 डिस्ट्रॉय करेगा, फिर 2 डिस्ट्रॉय करेगा, फिर 1 डिस्ट्रॉय करेगा आपका। तो स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं? स्टैटिक मेंबर्स आर कॉमन मेंबर्स फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। आपके माइंड में ये डाउट होगा, जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है क्या वो हर ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा? C1 C2 C3 फंक्शन चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, फंक्शन हमेशा कॉमन ही बनते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ऑब्जेक्ट आईडी जो बना वो C1 के लिए वही बना जो C2 के लिए बना और C3 के लिए बना। फंक्शन आपके बार बार रेप्लिकेट नहीं होते हैं, फंक्शन कॉमन ही बनते हैं। बार बार क्या रेप्लिकेट होते हैं आपके? प्राइवेट डाटा मेंबर, नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स। जैसे कि आईडी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर है, ये बार बार ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट होगा आपका। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा स्टैटिक वेरिएबल इन ए क्लास। जो टोटल वेरिएबल है इसको हम स्टैटिक वेरिएबल तो कहते ही हैं, लेकिन इसको क्लास वेरिएबल भी कह देते हैं क्योंकि ये पूरी क्लास के लिए बना है, कॉमन बना है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, इसलिए इसको क्लास वेरिएबल भी कह देते हैं आपका। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा आपको कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल अगर हम बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं तो कैसे वो कॉल होंगे और वो कॉमन बनेंगे सभी के लिए। आपका स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा? कॉमन बनेगा सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल कह देते हैं। एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, क्या चीज बताना है आपकी इम्पोर्टेंट है कि जब आप स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं तो स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम अदर स्टैटिक मेंबर्स को ही कॉल कर सकते हैं। यानी एक स्टैटिक मेंबर को ही रेफर कर सकता है। एक स्टैटिक मेंबर नॉन स्टैटिक जो आईडी आपका वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा? एरर आएगा आपका। जबकि एक नॉन स्टैटिक फंक्शन ऑब्जेक्ट आईडी में, जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट आईडी फंक्शन बताया था, जब एक आप नॉन स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं उसमें नॉन स्टैटिक मेंबर्स, अदर नॉन स्टैटिक मेंबर्स या स्टैटिक मेंबर्स दोनों रेफर किए जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि आपका एक स्टैटिक मेंबर एक स्टैटिक को ही रेफर कर सकता है, जबकि एक नॉन स्टैटिक प्लस स्टैटिक दोनों को रेफर कर सकता है। और आपका क्या कहते हैं, लेकिन हम नॉन स्टैटिक के अंदर हम नॉन स्टैटिक को ही रेफर करते हैं, स्टैटिक को रेफर नहीं करते हैं। करना चाहे कर सकते हैं स्टैटिक को रेफर, लेकिन हम करते नहीं हैं। स्टैटिक के अंदर ही स्टैटिक को रेफर करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा कि स्टैटिक मेंबर्स इन ए क्लास क्या होते हैं। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास मैंने वही पुरानी बनाई है, डिस्टेंस क्लास बनाई है। फीट और इंचेस प्राइवेट वेरिएबल्स है। इनपुट फंक्शन बनाया, सीन फीट सीन इंचेस करेगा, कीबोर्ड से इनपुट कराएगा इनपुट फंक्शन। शो फंक्शन क्या करेगा? फीट और इंचेस की वैल्यूज को सी आउट करेगा। सिंपल सी क्लास है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 प्राइवेट मेंबर है, 2 पब्लिक मेंबर है। पब्लिक मेंबर आपके फंक्शंस है, प्राइवेट आपके वेरिएबल्स है।
मेन के अंदर मैंने आई और एन इंटीजर डिक्लेयर किया और डिस्टेंस क्लास का क्या बना दिया मैंने डी एक एरे बना दिया। कितने ब्लॉक का एरे बना दिया? 20 ब्लॉक का एरे बना दिया। और किस टाइप का एरे बना दिया? डिस्टेंस क्लास टाइप का मैंने एरे बना दिया। सो ये डी क्या है? एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। 20 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और आपका किस ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब इन 20 ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है? वैल्यूज को इनपुट कराना है, आउटपुट कराना है। तो मैंने पहले पूछा हाउ मेनी डिस्टेंसेस, कितने डिस्टेंसेस एंटर करना चाहते हो? एंड में वो काउंट बता देंगे आप। मैंने कहा 5 करना चाहते हैं। तो फॉर लूप चला 0 से लेके लेस देन 5 बार चलेगा। और डी ऑफ आई डॉट इनपुट फंक्शन एरे, क्योंकि डी एरे है तो डी स्क्वायर ब्रैकेट आई डॉट इनपुट फंक्शन कॉल होगा। डी आई डॉट इनपुट, आई जब 0 होगा तो डी 0 पे जो ऑब्जेक्ट बना है वो उसके लिए इनपुट फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब आई 1 होगा तो 1 इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट बना है उसके लिए इनपुट फंक्शन क्या करेगा? वैल्यूज को इनपुट करा लेगा। ऐसी सारी 5 के 5 डिस्टेंसेस वो क्या करेगा? इनपुट करा लेगा। ऐसे शो करना है तो वही लूप लगेगा 0 से लेके लेस देन डी ऑफ आई डॉट शो। तो ये इस सिंपल से ऑब्जेक्ट में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है कि एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे हम बनाते हैं और कैसे एरे के लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें इनपुट और शो फंक्शन कॉल करने हैं आपने। तो यही आपका क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में यही चीजें वो होती हैं आपकी। क्लास कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके। तो ये आपके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में यही डिस्कस किया जाता है आपका। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्स में बाय डिफॉल्ट मेंबर्स क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। और बाय डिफॉल्ट क्लास में मेंबर्स क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। क्या स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शन बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? अगर हम C++ में काम करते हैं तो आप बना सकते हो। स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .cpp होना चाहिए। अगर आपने फाइल का एक्सटेंशन .c लगा दिया और C कंपाइलर के थ्रू आपने कंपाइल करा तो स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन फिर नहीं बन सकते। कहने का मतलब ये C में नहीं बन सकते लेकिन C++ में बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि क्लासेस का कंसेप्ट बेसिकली स्ट्रक्चर से ही निकला है। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह जस्ट क्लास कीवर्ड आ गया और आपके उसके अंदर फंक्शन बनाने की कैपेबिलिटी आ गई। लेकिन अगर आप C++ में स्ट्रक्चर बनाते हो तो वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो और फंक्शन बनाना चाहो तो फंक्शन भी बना सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है ये समझ आई होगी आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको आपकी नॉलेज में कुछ गेन हुआ तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।